नमस्कार, शीतल की कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी है सास हूँ नौकरानी नहीं। आज मौसम सुहाना था। काले काले बादल आसमान में उमड़ घुमड़ कर आ रहे थे। लक्ष्मी जी अपनी पोती निधि के साथ घर की बालकनी में बैठी हुई थी। अभी अभी सबके लिए खाना बनाकर आई थी और अपनी पोती को बड़े प्यार से दाल चावल खिला रही थी। निधि अपनी माँ के मोबाइल पर कोई गेम खेल रही थी। तभी उनकी बहू कविता आई और बोली, माँ जी, मैं पास में ही अपनी सहेली सुमन के घर किट्टी पार्टी में जा रही हूँ। आने में कुछ देर हो जाएगी। लक्ष्मी जी अपनी सहमति या असहमति जताती उससे पहले ही कविता दरवाज़ा बंद करके चली गई। ठंडी हवा के झोंके लक्ष्मी जी के दिल को लुभा रहे थे। अचानक बारिश शुरू हो गई। वे सोचने लगी, कितना पसंद था मुझे यह बारिश का मौसम। इस मौसम में निधि के दादाजी के साथ बैठकर गरम गरम चाय और पकौड़ों का मज़ा लेना कितना अच्छा लगता था। कितना कुछ बदल जाता है उम्र के साथ। अब तो अपनी नापसंद या पसंद कुछ है ही नहीं। थोड़ी ही देर में कॉलोनी के सारे बच्चे बारिश का आनंद उठाने आ गए। दादी, मुझे भी कागज़ की नाव बनानी है। खाना खाने के बाद निधि बोली और झट से मोबाइल अपनी दादी की गोद में रखा और बारिश का आनंद उठाने के लिए दौड़ गई। लक्ष्मी जी की गोद से मोबाइल फिसलकर नीचे गिरने ही लगा था। उसी समय बड़ी मुश्किल से उन्होंने मोबाइल को लपका। कई बार हाथ से छूटते छूटते बचा। बार बार स्क्रीन पर उंगलियों के स्पर्श से मोबाइल का रिकॉर्ड कॉल का प्ले सिस्टम ऑन हो गया। बारिश की आवाज़ के बावजूद रिकॉर्ड कॉल पूरी स्पष्टता के साथ गूंज रहा था। हेलो मुस्कान, कैसी हो? कल का अपना किट्टी का प्रोग्राम तो कंफर्म है ना? अरे क्या बताऊं कविता, जब से मेरा मुन्ना चलना सीखा है तब से मैं 1 मिनट में फ्री नहीं होती हूँ। सुबह नौकरी पर जाती हूँ तो उसको क्रश में छोड़ देती हूँ। अब उसे छोड़कर बाजार जाना या पार्टी के लिए जाना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। कैसे मैनेज करूँ समझ नहीं आता, कविता की सहेली ने कहा। तो कविता बोली, लो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ससुराल से बुलवा लो अपनी सास को। अरे कविता, हर कोई तुम्हारी तरह खुशकिस्मत नहीं होता। तुम्हारा क्या है, मेड जैसी सास मिल गई है तुम्हें। मुश्किल से 2 रोटियां खाती होगी, बदले में तुम्हारे पूरे घर का काम करती है। तुम्हें तो बने बनाए पकवान मिल जाते हैं, बच्चों को भी देख लेती है और साफ़ सफाई की भी कोई टेंशन नहीं। इतना तो कोई मेड भी नहीं करती होगी। ऊपर से सैलरी देना तो दूर, उसने तो तुम लोगों की अपनी पेंशन से मौज कर रखी है। यह बात तो है मुस्कान। और जब माँ जी जेठ जी के घर चली जाती हैं तब तो मुझे भी बड़ी मुश्किल होती है। सब कुछ मैनेज करने में पसीने छूट जाते हैं। तो फिर तुम कैसे संभालती हो, सहेली ने पूछा। तो कविता बोली, उस दौरान तो 2 मेड लगानी पड़ती हैं, एक साफ़ सफाई करने के लिए और दूसरी खाना बनाने के लिए। भला मुझसे कहाँ होता है इतना काम। और बस सासू माँ के आने से पहले मेड की छुट्टी कर देती हूँ। 2 मेड का खर्चा भी तो बहुत होता है। आकर सासू माँ तो संभाल ही लेती है सारा काम। फिर खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, मेरा बस चले तो कभी ऐसी फुल टाइम मेड यानी कि अपनी सास को जाने ही ना दूँ। पर दोनों भाइयों में यह तय हुआ है कि माँ जी 6 महीने मेरे पास रहेंगी और 6 महीने जेठानी के पास। आखिर वहाँ भी तो काम वाली बाइयों की दिक्कत रहती है, इसलिए जेठानी का भी दिल नहीं करता सास को वापस भेजने का। अच्छा, कल किट्टी पार्टी का प्रोग्राम कैंसिल तो नहीं होना चाहिए। खूब मस्ती करेंगे। अब फ़ोन रखती हूँ। रिकॉर्डिंग बंद हो चुकी थी और बारिश भी।
चारों तरफ शांति थी, लेकिन लक्ष्मी जी के दिमाग में विचारों का तूफान उत्पात मचाने लगा था। अपने बारे में अपने बहू के ऐसे विचार सुनकर वह अंदर तक आहत हो चुकी थी। उनकी आंखों से एकाएक आंसू झरने लगे। अभी 1 वर्ष पहले ही 65 वर्ष की उम्र में उनके पति का देहांत हुआ था। एक रात को हृदयघात आया और डॉक्टर के पास ले जाने से पहले ही दुनिया से चल बसे। सरकारी नौकरी में ऊंचे पद पर थे और सेवानिवृत्ति के बाद बहुत अच्छी पेंशन पा रहे थे और पति की मृत्यु के बाद लक्ष्मी जी को भी बहुत अच्छी पेंशन मिल रही थी। 2 बेटे थे, अनिल और सुनील। छोटा बेटा सुनील दिल्ली में रहता था, जबकि बड़े बेटे अनिल की नौकरी चंडीगढ़ में थी। दोनों बहुएं स्कूल में नौकरी करती थी। किसी चीज़ की कमी नहीं थी। पुरखों की खूब ज़मीन जायदाद थी। गांव में उनका बड़ा सा 2 मंजिला आलीशान मकान था। पिता की रिटायरमेंट के बाद बड़े बेटे अनिल ने अपने माँ बाबूजी से कहा, बाबूजी, अब रिटायरमेंट के बाद आप गांव में बिल्कुल नहीं रहेंगे, आप मेरे साथ चंडीगढ़ में रहिए। तो छोटे बेटे सुनील ने भी जिद की कि नहीं माँ, बाबूजी मेरे साथ दिल्ली में रहेंगे। अपने बच्चों के ऐसे मान मनोहार हम लोग फूले नहीं समा रहे थे। फिर पतिदेव समझते हुए कहने लगे, नहीं बेटा, जब तक हम दोनों की जोड़ी सलामत है हमें यहीं रहने दो। गांव में इस गांव के एक एक चप्पे के साथ अपनापन महसूस होता है। सभी लोग अपने लगते हैं। अजनबी शहर में अजनबी लोगों के बीच ना जाने कुछ अच्छा लगेगा या नहीं। हम दोनों में से कोई एक भगवान को प्यारा हो गया तो तुम दूसरे को ले जाना। अपने पति की इन बातों पर कितना गुस्सा करती थी मैं उन्हें, पर वह हमेशा यही कहते थे कि श्रीमती जी, इस दुनिया को छोड़कर पहले तो मैं ही जाऊंगा और यही ठीक है। एक औरत बिना पति के भी घर में अपनी जगह बना लेती है, लेकिन पत्नी के बिना पति की कोई महत्व नहीं होता। विधवा औरत की तो घरेलू उपयोगिता होती है, सभी कामों में मदद कर देती है, पोते पोतियों को संभालती है, सहनशील भी होती है, जबकि पत्नी के बिना बूढ़ा पति घर वालों पर बोझ हो जाता है। घर वालों को उसके खाने पीने और बीमारी का भी ध्यान रखना पड़ता है। सास तो बहू के बोझ को कम करती है, जबकि ससुर बढ़ा देता है। कितना अनुभव था उन्हें दुनियादारी का। अतीत के पन्ने पलटते पलटते लक्ष्मी जी की आंखें भर आई। बारिश कब से ख़त्म हो चुकी थी। आसमान के बादल छट चुके थे। लक्ष्मी जी पर सूरज की तेज किरणें पड़ रही थी, लेकिन आज वे इतनी आहत हो चुकी थी कि उन्हें इस बात का ख्याल ही नहीं था। दादी, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? नन्ही निधि अपने छोटे छोटे गोल मटोल हाथों से अपनी दादी के आंसू साफ करने लगी और अपनी दादी का हाथ पकड़कर अंदर की ओर ले आई। अंदर आए अभी 2 मिनट ही हुए थे कि डोरबेल बजी। खोल कर देखा तो पड़ोस में ही रहने वाली सुनैना जी थी, जिनके साथ लक्ष्मी जी कभी कभार मंदिर चली जाया करती थी। यहाँ आने के बाद लक्ष्मी जी की सुनैना जी के साथ काफ़ी अच्छी जान पहचान हो गई थी। वे दोनों हम उम्र थी और सहेलियों की तरह एक दूसरे के साथ दुख सुख बांटती थी। सुनैना जी की कोई औलाद नहीं थी और पति का देहांत 10 वर्ष पूर्व ही हो चुका था, इसलिए वह अकेले ही रहती थी। अपना अकेलापन दूर करने के लिए कभी कभार लक्ष्मी जी के पास बतियाने आ जाया करती थी। अरे लक्ष्मी बहन, तुम चल रही हो ना? अपने बांके बिहारी मंदिर से 10 दिनों के लिए वृंदावन की तीर्थ यात्रा जा रही है। सत्संग मंडली की सभी औरतें जाने की तैयारी में हैं। सुनैना की बात सुनकर
लक्ष्मी जी की आंखों में चमक आ गई। सोचने लगी, दिल तो बहुत है जाने का, सारी उम्र हो गई जिम्मेदारियां संभालते संभालते, अगर अब जाने का मौका मिल रहा है तो हर्ज ही क्या है। ठीक है बहन जी, मैं अपने बच्चों से बात करके बताऊंगी, लक्ष्मी जी ने कहा और अपनी सहेली के लिए चाय बनाकर ले आई। चाय की चुस्कियां लेकर अपना हालचाल बांटकर सुनैना जी चली गई। अपनी सहेली से बातें करके लक्ष्मी जी को अब अच्छा महसूस हो रहा था। सुनैना जी अभी गेट से बाहर निकल ही रही थी कि लक्ष्मी जी की बहू कविता पहुंच गई और सुनैना जी को तिरछी निगाहों से देखती हुई ऊपर चली गई। कविता को सुनैना जी कुछ खास पसंद नहीं थी, क्योंकि उसके विचार में सुनैना जी के पास तो कोई काम धंधा था नहीं। ऊपर से वह उसकी सास को भी बातों में लगा देती थी और सारा काम ज्यों का त्यों रह जाता था। कविता के घर पहुंचने के साथ ही उसका पति सुनील भी ऑफिस से घर लौट आया। जब अनिल फ्रेश होकर आया तो लक्ष्मी जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, हमारी सत्संग मंडली की सभी औरतें 10 दिन की वृंदावन की यात्रा पर जा रही हैं। पड़ोस में रहने वाली सुनैना जी ने बताया तो मेरा भी दिल किया कि मैं वृंदावन की यात्रा के लिए जाऊं। माँ, यह क्या बात हुई? अगर 10 दिन के लिए आप चली जाएंगी तो हम पीछे कैसे मैनेज करेंगे? इतनी बात सुनते ही कविता भड़क उठी। मैं जानती थी यह सुनैना आंटी को और कोई काम तो है नहीं, बस फ्री होकर चल पड़ती है दूसरों के घरों में। मुझे तो यह नहीं समझ आती कि उन्हें खुद कहीं जाना है तो जाए, हमारा काम क्यों बिगाड़ने आ जाती है। तभी सुनील बोला, बिल्कुल ठीक कह रही है कविता, अपनी मंडली की सहेलियों से थोड़ा दूर ही रहा कीजिए, और वैसे भी अब घूमने फिरने की उम्र नहीं है आपकी। भजन कीर्तन तो घर बैठकर भी हो सकता है। बेटे के मुंह से ऐसी अपमानजनक बात सुनकर लक्ष्मी जी का दिल चित्कार उठा, लेकिन मुंह से कुछ ना बोल पाई। वह जड़वत अपने बेटे बहू की तरफ देखती रह गई। तभी निधि की आवाज़ आई, दादी, भूख लगी है, खाना दो ना। अपनी पोती की बात सुनकर लक्ष्मी जी रसोई में जाने लगी तो कविता बोली, माँ, मेरा खाना मत बनाइएगा, आज बहुत खा लिया। ऐसा कहते हुए वह सोने चली गई। लक्ष्मी जी ने दुखी दिल से जैसे तैसे खाना बनाकर अपने बेटे और पोती को खिलाया, लेकिन वे स्वयं बिना खाए पिए ही सो गई और अगले दिन सुबह फिर से यंत्रवत काम करने में जुट गई। बेटा और बहू दोनों अपने अपने काम को निकल गए। बहू की वापसी शाम को 4 बजे तक होती थी। तब तक निधि और पूरा घर लक्ष्मी जी के हवाले होता था। रसोई में आकर देखा तो बर्तनों का ढेर ज्यों का त्यों धरा था। मैं भी कितनी मूर्ख थी। कल तक मैं खुद को ही इस घर की मालकिन समझ रही थी, लेकिन मैं तो बस एक नौकरानी थी जिस पर घर के मालिकों को इतना विश्वास था कि बिना ताला लगाए ही वे निकल जाते थे। 5 दिन बीत गए थे। अब लक्ष्मी जी ने मंदिर जाना छोड़ दिया था। घर का काम तो वो अब भी कर रही थी, लेकिन अनमने मन से। आज जब उनके बेटा बहू नौकरी पर गए हुए थे तो सुनैना जी अपनी सत्संग मंडली की एक अन्य महिला के साथ उनके घर पर उनसे मिलने और उनका हालचाल जानने के लिए पहुंची। 5 दिनों से लक्ष्मी जी अपनी किसी सहेली से मिली नहीं थी, तो इतने दिनों बाद अपनी हम उम्र सहेलियों के साथ बैठकर 2 घंटे कब बीत गए उन्हें पता ही ना चला। कविता भी अपनी नौकरी से आ गई थी। घर पहुंचकर देखा तो ना तो खाना तैयार था और ना ही घर की साफ सफाई हुई थी। बस इतना देखने की देर थी
कि बहू तो उनकी सहेलियों के सामने ही अपनी सास पर बरस पड़ी। माँ जी, यह क्या हालत बना रखी है घर की। आपको इतना भी नहीं पता था कि घर का काम पड़ा है। रसोई में बर्तन पड़े हैं, ना तो खाना तैयार है और ना ही आपने कपड़े धुलने डाले हैं। अपनी बहू की इतनी बात सुनकर लक्ष्मी जी हैरान रह गई। अपनी सहेलियों के सामने उन्हें बहुत बेइज्जती महसूस हो रही थी और उधर उनकी सहेलियों की तो हैरानी का ठिकाना ना था। उन्होंने चुप करके वहाँ से निकलने में ही बेहतरी समझी। उस दिन तो लक्ष्मी जी अपमान का घुट पीकर सहन कर गई, लेकिन वह अपमान उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। लक्ष्मी जी पढ़ी लिखी थी और समझदार भी, लेकिन अपने बच्चों की ज़रूरतों के हिसाब से वह अपने आप को ढालती गई और इतना ढल गई कि अपने जीवन का आनंद उठाना ही भूल गई। आज उन्हें अपनी इस गलती का एहसास हो रहा था। नहीं, मैं किसी पर आश्रित नहीं हूँ। मेरा जीवन किसी का मोहताज नहीं। मेरे पति चाहते थे कि मैं अपना जीवन सम्मानपूर्वक व्यतीत करूं, इसलिए पुरखों की ज़मीन जायदाद, गांव का बड़ा सा घर और बैंक बैलेंस छोड़ कर गए हैं मेरे लिए। पैसों की मेरे पास कमी नहीं है। हर महीने इतनी पेंशन आती है कि मेरा गुजारा बहुत अच्छे से हो सकता है। मैं अपने लिए नौकरानी रखकर अपनी सेवा करवा सकती हूँ, लेकिन मेरी बहुओं ने तो मुझे ही नौकरानी समझ लिया है। मैं इनके लिए खाना बनाऊँ, झाड़ू पोछा करूँ, इनके बच्चे पालूँ और महीने के अंतिम दिनों में जब इनकी तनख्वाह ख़त्म हो जाए तो खर्च के लिए इन्हें रुपये भी दूँ। वह क्या बात है। त्याग मैं कर रही हूँ और त्यागी यह अपने आप को बोलते हैं कि देखो क्या खूब संभाल रखा है अपनी बूढ़ी माँ को, कितना प्रेम करते हैं। बस बहुत हुआ, अब मुझे अपने दम पर जीना है। दूसरों की इच्छाओं पर निर्भर मैं नहीं रह सकती। मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं। मैं कल ही अपने गांव वाले मकान में अपने खुद के घर में वापस चली जाऊंगी। ऐसा सोचकर उन्होंने अपना मोबाइल उठाया और गांव में अपने रिश्तेदारों को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन पर उन्हें जो कुछ सुनने को मिला, उनके हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। उन्हें ऐसा लगा जैसे वह अभी चक्कर खाकर गिर पड़ेगी। उनके बेटों ने गांव का कुछ पुश्तैनी मकान बिना उनकी जानकारी के बेच दिया था, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए बोली, मेरे पास अब भी बहुत कुछ है जिसे बेचकर मैं फिर से अपना आशियाना बना सकती हूँ। ऐसा सोचते हुए लक्ष्मी जी ने अपनी गांव की ज़मीन बेचने के लिए गांव के एक प्रॉपर्टी डीलर को फ़ोन किया, लेकिन पता चला कि उनके बेटों ने गांव की सारी ज़मीनें भी बेच दी थी। पता करवाया तो बैंक अकाउंट भी खाली था। उन्होंने सारी एफडी को मैच्योर होने से पहले ही कैश करवा लिया था। लॉकर में पड़े गहने भी गायब थे। हे भगवान, कितने बड़े भ्रम में जी रही थी मैं कि मेरे दो बेटे हैं, लेकिन पता तो अब चला कि दोनों में से एक भी मेरा अपना नहीं था। अब समझ आया कि दोनों ने दिल्ली और चंडीगढ़ में इतनी जल्दी इतने आलीशान फ्लैट कैसे ले लिए, कैसे इतनी महंगी गाड़ियाँ खरीद ली। जिसे मैं अपने बेटों की तरक्की समझ रही थी, वह तो उनका धोखा था, फ़रेब था अपनी माँ से। लक्ष्मी जी की आंखें आंसुओं से भर आई और दिमाग में विचारों का तूफान उठ रहा था। वे ज़ोर ज़ोर से रोना चाहती थी, लेकिन अपनी पीड़ा को दिल के किसी कोने में दबाकर उन्होंने चंडीगढ़ में रहने वाले अपने बेटे को फ़ोन किया और उसे जल्द से जल्द दिल्ली आने को कहा। अगले दिन सुबह सुबह उनका बड़ा बेटा अनिल
अपनी पत्नी के साथ उनके पास पहुंचा। लक्ष्मी जी ने कभी रोते हुए तो कभी सूखते हुए इस सारे विषय में जानकारी मांगी तो अनिल ने कहा, माँ, इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू बनाने की क्या ज़रूरत है? पहले या बाद में वह संपत्ति तो हमारी ही थी। इस पर सुनील बोला, हाँ भैया सही कह रहे हैं, और वैसे भी हमने आपके धन को बर्बाद नहीं किया है, अपना अपना मकान ही खरीदा है। और फिर आपको भी मालूम है कि हमें वहाँ जाकर तो रहना नहीं था, तो फिर आज बेचते या कल उससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है बेटा, आज और कल में बहुत फ़र्क पड़ता है। वक्त से पहले किया गया कोई काम अच्छा नहीं होता। मेरी मृत्यु के बाद मेरे इस शरीर को तुम जलाओगे, तभी अंतिम संस्कार कहलाएगा। लेकिन आज यदि मेरे जीते जी जला दिया तो उसे हत्या कहा जाएगा। खैर, जैसे तैसे लक्ष्मी जी ने अपने दिल को समझाया और दिन गुजारने लगी, और कोई विकल्प भी नहीं था। अभी मुश्किल से 6-7 दिन ही बीते थे कि एक दिन रविवार को कविता ने अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी, आज किट्टी पार्टी की मेज़बानी की बारी मेरी है, तो आज चाय कॉफ़ी के साथ अच्छे से स्नैक्स बना दीजिएगा, और मेरी सहेलियों के फेवरेट समोसे बनाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। इतना कहकर कविता अपने पति के साथ बाजार के लिए निकल गई। रसोई में सब्जी बनाते हुए लक्ष्मी जी विचारों के भंवर में डूबती जा रही थी। उनका दिमाग घंटों तक उधेड़-बुन में लगा रहा। यह तो उपयोगिता है मेरी इस घर में। दिन भर काम करो, बच्चे पालो, फिर भी घर में नौकरानी की हैसियत से रहो। लेकिन अब बहुत हो चुका। अब समय आ गया है ये बताने का कि मैं उसकी सास हूँ, कोई मुफ्त की नौकरानी नहीं। दोपहर बाद जब कविता घर वापस लौटी तो देखा सासू माँ नई साड़ी पहनकर तैयार खड़ी थी। मन में सोचा, मेरी सहेलियाँ आएंगी, शायद उन्हें दिखाने के लिए ही सासू माँ ने आज बढ़िया साड़ी पहनी है। अच्छा है, सोचते हुए वो किचन में पार्टी की तैयारियों का जायज़ा लेने गई। लेकिन यह क्या, किचन में तो खाना तैयार ही नहीं था। तेज कदमों से चलकर अपनी सासू माँ के पास आई। माँ जी, यह क्या, आपने तो कुछ बनाया ही नहीं। मेरी सहेलियाँ भी आती ही होंगी, घर बैठकर क्या कर रही थी आप? बहू, तुम शायद भूल रही हो कि मेरी अपनी भी कोई ज़िंदगी है। मुझे सत्संग जाने के लिए देर हो रही है, मैं चलती हूँ। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं मेरे साथ? अगर आप एक दिन सत्संग नहीं जाएंगी तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। कविता चिल्लाने लगी तो लक्ष्मी जी ने कहा, बहू, तमीज़ से बात करो। मैं तुम्हारी सास हूँ, तनख्वाह लेकर काम करने वाली कोई नौकरानी नहीं। उसी समय सुनील अपनी गाड़ी पार्क करके घर में घुसा तो अपनी माँ के मुंह से यह बात सुनकर गुस्से में आ गया। माँ, आप यह कैसे बात कर रही हैं कविता के साथ? अच्छा, मेरी बातें तुम्हें आज इतनी बुरी लगी, लेकिन जो तुमने मेरे साथ किया है उसका क्या? और बहू जिस तरह से मेरे साथ बात करती है उसमें तुम्हें कुछ गलत नहीं लगता? बहू की सहेलियां आ जाएं तो मैं चाय नाश्ता बनाऊं। आए दिन कहीं ना कहीं घूमने निकल जाते हो तो घर की चौकीदारी करूं। काम वाली बाई और मुझ में तो कोई फ़र्क ही नहीं छोड़ा तुम लोगों ने। बाई भी यही सब कुछ करती है जो मुझसे करवाया जाता है, लेकिन एक फ़र्क है, बाई तो तनख्वाह लेती है और उसको माँ जी ना कहकर नाम से बुलाते हो तुम लोग। उसके 100 नखरे भी सहन करते हो, लेकिन मैं माँ हूँ ना, मेरी इच्छा तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती।
60 वर्ष की उम्र में बीमारियों से अछूती मैं भी नहीं हूँ, लेकिन ना जाने क्यों किसी को महसूस नहीं होता कि यह बुढ़िया भी कभी थकती होगी। मेरे हाथ पांव चलते थे, इसलिए मुझे रखे हुए थे तुम लोग। यदि मैं लाचार होती तो कब से ओल्ड एज होम भेज देते मुझे। बेटा, इंसान बूढ़ा हो जाता है तो क्या उसकी कोई ख्वाहिश ही नहीं रह जाती? हमने ऐसा कब कहा माँ? सुनील बोला। अपनी उम्र का तो लिहाज करो। तुम्हारे इस एक वाक्य ने मेरी ज़िंदगी के मायने ही ख़त्म कर दिए। आए दिन तुम लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, बहू अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग पर जाती है, किट्टी पार्टी में जाती है। दिल तो मेरा भी करता है ना आधुनिक जीवन जीने का, लेकिन केवल तुम्हारे इस एक वाक्य ने मैंने अपने जीवन को केवल घर तक ही सीमित कर दिया। क्या आधुनिक जीवन जीने के लिए मुझे फिर से जन्म लेना होगा? क्या इसी जीवन में इस समाज के लोग दकियानुसी विचारों से मुक्ति नहीं पा सकते? यदि कोई इस उम्र में बन ठन कर फिरे तो युवा पीढ़ी व्यंग कसते हुए कहती है, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। क्यों समाज के लोग बुढ़ापे के चरित्र में गरिमा ढूंढते हैं? क्या चाहती है आज की पीढ़ी? क्या वृद्धावस्था में हम विषाद से घिरे रहें, हम अपनी बीमारियों का, अपने दुखों का रोना रोते रहें? क्या बुढ़ापे में प्रसन्नता के साथ नहीं जिया जा सकता? क्या अपने शौक पूरे नहीं किए जा सकते? फिर ऐसी बीमार मानसिकता क्यों? मैंने तय कर लिया है, आज के बाद मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीऊँगी। मेरी जितनी भी पेंशन आएगी उसका उपयोग सिर्फ मैं करूँगी। अपना खर्चा तुम देखो, और यदि तुमने मेरी पेंशन में से एक पैसा भी लिया तो याद रखना, मेरी संपत्ति हथियाने के इल्ज़ाम में मैं तुम पर पुलिस केस भी कर सकती हूँ। माँ, आपको हो क्या गया है? आप यह कैसी बातें कर रही हैं? कविता बोली तो लक्ष्मी जी ने कहा, बहू मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और असल में तो आज ही मेरा दिमाग ठिकाने पर आया है। कल मुझे 10 दिन के लिए अपनी वृंदावन यात्रा पर जाना है। तुम अपना इंतज़ाम खुद देख लेना। लेकिन माँ जी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? एक परिवार में रहते हुए परिवार के सदस्य ही तो एक दूसरे के काम आते हैं, कविता ने कहा। तो लक्ष्मी जी बोली, लेकिन बहू, तुमने मुझे परिवार का सदस्य माना कहाँ? मैं तो तुम्हारे लिए फुल टाइम मेड हूँ ना। माँ, ये आपसे किसने कहा? सुनील हैरान होते हुए बोला। यकीन नहीं आता तो पूछो अपनी पत्नी से, नहीं तो बहू के मोबाइल में इसी महीने की 14 तारीख की कॉल रिकॉर्डिंग सुन लो, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। इतनी बात सुनते ही कविता के पसीने छूटने लगे। शर्मिंदगी से उसकी नज़रें झुक गई। मैं चलती हूँ, मुझे सत्संग के लिए देर हो रही है, कहते हुए लक्ष्मी जी अपनी सहेलियों के साथ मंदिर जाने के लिए निकल गई। आपको यह कहानी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक कमेंट करके बताएं, और सब